सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे बहुत ही हॉट टॉपिक इजराइल और लेबनान। इजराइल और लेबनान का जो संघर्ष चल रहा है या वार कह लीजिए, वार चल रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। और क्योंकि हिजबुल्लाह के कमांडर की मृत्यु हो चुकी है, इजराइल ने उनको जो है मार दिया है, उसकी चर्चा करेंगे। और देखेंगे हिजबुल्लाह संगठन जो है या कैसे एक आतंकवादी संगठन बना और कैसे इसका निर्माण हुआ, स्थापना कैसे हुई और धीरे धीरे इस संगठन ने कैसे लेबनान की राजनीति में अपनी स्थिति बना ली और इसने लेबनान की राजनीति को निर्धारित किया और उसको संचालित किया। साथ साथ यह पूरा आतंकवादी संगठन कैसे बहुत भयंकर रूप इसने अपना धारण कर लिया, तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं लेबनान की स्थिति। अगर लेबनान की बात करें तो यह लेबनान का जो नेशनल फ्लैग है वह है, और लेबनान जो है यह मेडिटेरेनियन सी जो है उसके पूर्वी तट पर एक संकीर्ण पट्टी पर बसा देश है। यह स्थिति इसकी ऐसे है, ऐसे संकीर्ण पट्टी है और इधर ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी के पूर्वी तरफ है, नॉर्थ में है, और यह पट्टी के रूप में, संकीर्ण पट्टी के रूप में यह एक संप्रभु है। हालांकि पहले संप्रभु नहीं था, बाद में इसको स्वतंत्रता मिली। तो इसकी राजधानी अगर बात करें तो बेरूत बेरूत इसकी कैपिटल है। कैपिटल भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लेबनान की जो ज्योग्राफी है, थोड़ा सा ज्योग्राफी देखेंगे, इसका थोड़ा सा हिजबुल्लाह का बैकग्राउंड, हिस्ट्री बैकग्राउंड भी देखेंगे। तो इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे, क्लास में बने रहिए। तो प्रारंभ करते हैं इसके आगे की कहानी। आगे की कहानी आप सबसे पहले तो लेबनान की स्थिति देखिए। ये आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, और यहीं पे इस पट्टी के रूप में ऐसे स्थित है यह देश। और इसके अगर बात करें दक्षिणी पे, तो दक्षिणी पॉइंट पे है आपका इजराइल। इसके बाद इसके पूर्वी साइड में आप देखिए सीरिया है, उत्तर में टर्की है, और इसके लगभग पूर्वी इराक भी है, और यहाँ पे इजराइल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेबनान है उसके बिल्कुल साउथ पॉइंट पे यहाँ पे इजराइल है, छोटा सा देश। लेकिन इस छोटे से देश ने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए हैं कि पूरे विश्व के जो है नज़र इस पे है, और आश्चर्यचकित है दुनिया कि इतना छोटा सा देश मिलके इन जो मध्य के देश हैं, अरब देश हैं, इनमें कैसे तबाही मचा रखी है। तो इसकी चर्चा करेंगे। तो आपने जोग्राफिकल इसका जो लोकेशन है वह आप देख लीजिए बिल्कुल। तो ये लेबनान यहाँ पे है, लेबनान पट्टी के रूप में है और पूर्वी भाग पर है भूमध्य सागर के। उसके बाद में आप आगे देखिए, उसके बाद में यहाँ पे पूरा जो है आपका लेबनान का ज्योग्राफी आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे है लेबनान। तो ये है लेबनान, यहाँ पे पूरा ये एकदम शहर है लेबनान। यहाँ पे बिल्कुल जो इसकी कैपिटल है बिल्कुल सागर के मुहाने यानी भूमध्य सागर के बिल्कुल तट पर स्थित है। बेरूत बिल्कुल भूमध्य सागर के तट पर स्थित या लेबनान की राजधानी है। और ये बेका बेका शहर, इसको भी ध्यान रखिएगा, बेका घाटी है, और यहीं पे हिजबुल्लाह का मेन सेंटर है। हिजबुल्लाह का जो मेन सेंटर है यानी उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। तो अब इसको आप देख चुके हैं। अब देखिए, हालांकि जो लेबनान है विशेष रूप से इसका तटीय क्षेत्र दुनिया की कुछ सबसे पुरानी मानव बस्तियों का स्थल था, जैसे टायर, आधुनिक सुर बोलते हैं इसको, सिडोन और बायबलोस जिसको जुबैल बोलते हैं, कि फोनिशियन बंदरगाह तीसरी सहस्त्राब्दी यानी तीसरे ईसा पूर्व में जो है व्यापार और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। लेकिन 1920 तक समकालीन राज्य अस्तित्व में नहीं आया था। तो आपको ध्यान रखना, लेबनान जो है यह 1920 तक अस्तित्व में नहीं आया। उस वर्ष क्या हुआ, 1920 में फ्रांस जो लीग ऑफ नेशंस के आदेश के तहत लेबनान का प्रशासन कर रहा था, और फ्रांस ने ही जो है ग्रेटर लेबनान राज्य की स्थापना की थी। और लेबनान 1926 में एक गणराज्य बना और 1943 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका अस्तित्व जो है 1920 तक बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद में फ्रांस ने इसकी स्थापना की थी जो है ग्रेटर लेबनान राज्य के रूप में। लेबनान में कई सांस्कृतिक विशेषताएं हैं अरब दुनिया में, फिर भी इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अपने कई अरब पड़ोसियों से अलग करती हैं। क्योंकि इसका जो अगर देखें टोपोग्राफी जो है, ज्योग्राफिकल
टोको टोपोग्राफी जो है वह बिल्कुल ही अजीब तरीके से है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी इलाके हैं और पूरे इतिहास में विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों और राजनीतिक अस असंतुष्टों के लिए शरण स्थली के रूप में काम किया है इसने। जैसे बहुत सारे देश में, जो आस पड़ोस के देश में, जहाँ पे जो पॉलिटिकल डिसबैलेंस या आप समझ लिए कि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी रही, वो लोग यहाँ पे माइग्रेट करके यहाँ पे आए, तो यह एक शरण स्थली के रूप में काम किया इसने। पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो है यहाँ पे आपके धार्मिक और जातीय समूह तमाम लोग यहाँ पे आए। तो लेबनान भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है और इसकी साक्षरता दर बहुत अधिक है। किसी देश की, किसी समाज की साक्षरता दर यह मायने नहीं रखती कि वह समाज कितना सुसभ्य होगा और संस्कृति वाला होगा। देख लीजिए, आपके उदाहरण आपके सामने है बिल्कुल। लेबनान बहुत आतंकी, यहाँ पे इतने बड़े संगठन का संचालन यहाँ लेबनान में हो रहा है और यह साक्षर देशों में आता है। तो साक्षरता किसी देश का यह मानक नहीं है कि वह देश बिल्कुल आपका सभ्य होगा, संस्कृतिवान होगा, यह सब नहीं है। जैसे आप देख लीजिए भारत देश में, भारत देश का सबसे साक्षर राज्य जो है वह है केरला। केरला केरला सबसे साक्षर राज्य है, लेकिन यहाँ पे पशुओं के प्रति क्रूरता इतनी भयंकर है, पशुओं के प्रति यहाँ पे इतना जो है दुर्व्यवहार है। तो यहाँ पे क्या किया, बहुत सारे आपको देखते होंगे। एक तो घटना मुझे याद है पिछले वर्ष की, जब हाथी के मुंह में बम रख के उसको उड़ा दिया गया था, उसका मुंह फट गया था। तो यहाँ मानव पशु संघर्ष बहुत देखे जा रहे हैं। इसीलिए हाल में केरल ने मानव पशु संघर्ष को राज्य की आपदा भी घोषित कर दिया है। तो केरल सबसे साक्षर राज्य है, लेकिन यहाँ के जो है निवासी हैं वही साक्षर लोग जो है पशुओं के प्रति इतना क्रूर व्यवहार रखते हैं। वैसे ही आप देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। तो गौतम बुद्ध नगर में अगर बात करें तो प्रदेश की सबसे कम लिंगानुपात भी यहाँ पे है। तो आप लिंगानुपात कम होने का मतलब है वहाँ पे जो लिंग जांच है या भ्रूण हत्या है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लिंगानुपात कम है। तो साक्षर होना यह प्रमाणित नहीं करता कि आप संस्कृतिवान या सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। तो ऐसे ही लेबनान है, लेबनान में जो साक्षरता दर बहुत ही अच्छी है, लेकिन देखिए कितने बड़े आतंकवादी संगठन यहाँ पे जो है अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। तो आपको जीवन शक्ति और विकास के यह बाहरी छवि फिर भी गंभीर समस्याओं को छुपाती है। लेबनान को न केवल सामाजिक आर्थिक संगठन की आंतरिक समस्याओं से जूझना पड़ा, बल्कि उसे इजराइल अपने पड़ोसी और लेबनान में रहने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों के संबंध में अपनी स्थिति को परिभाषित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेबनानी धर्म स्वीकृतिवाद, ध्यान रखिएगा, स्वीकृतिवाद जिसका मतलब है देश के धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता का अनुपातिक बंटवारा हो। यानी धर्म है, जो धार्मिक समुदाय हैं, जैसे मान लीजिए मुस्लिम धर्म है तो वहाँ पे शिया सुन्नी है। तो शिया सुन्नी है, अगर इन्हीं को एग्जाम्पल लें तो शिया सुन्नी के बीच में जो आपका वो है सत्ता है उसका बंटवारा अनुपात में बराबर अनुपात में हो, तो इसी को बोलते हैं धर्म स्वीकृतिवाद। तो लेबनानी धर्म स्वीकृतिवाद यहाँ पे है का नाजुक संतुलन इस संघर्ष के दबाव में नष्ट हो गया। राजनीतिक सत्ता को लेकर सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता, फिलिस्तीनी उपस्थिति के सवाल और बढ़ते राज्य के भीतर राज यहाँ पे जो उत्पन्न हो रहे हैं वह एक बहुत बड़ी जटिल समस्या बनती गई। तो इसको भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या हुआ कि हानिकारक इसी सब का परिणाम हुआ कि यहाँ पे एक गृह युद्ध शुरू हुआ 1975 में और सरकारी व्यवस्था टूटने लगी। 1990 में गृह युद्ध के समाप्त के बाद जो है लेबनान ने धीरे धीरे सापेक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिरता की एक हद पुनः प्राप्त कर ली। हालांकि बाहरी जो हस्तक्षेप है, अशांत धार्मिक संबंधों का निरंतर समस्याओं के कारण लेबनान की कई चुनौतियां 21वीं शताब्दी तक बनी रही, शुरुआत तक रही। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आप देखिए हिजबुल्लाह जो संगठन है उसका गठन कैसे हुआ और इजराइल और हिजबुल्लाह के साथ कैसे संघर्ष प्रारंभ हुआ, इन सब की चर्चा हम देखेंगे। तो जो गृह युद्ध शुरू हुआ था 1975 में, उसी के दौरान लेबनान में पारंपरिक रूप से सबसे कमजोर धार्मिक समूह शिया मुसलमान हैं, जो सबसे उदारवादी और बड़े पैमाने पर धर्मनिरपेक्ष अमल आंदोलन में अपनी आवाज पाई। 1979
1979 यानी 1979 शिया बहुल ईरान में इस्लामी क्रांति और इजराइल के आक्रमण के बाद लेबनान में 1982 में लेबनान के शिया मौलवियों के एक समूह ने इजराइल को लेबनान से खदेड़ने और वहां एक इस्लामी गणराज्य स्थापित करने के लक्ष्य के साथ हिजबुल्लाह का गठन किया। तो 1982 में हिजबुल्लाह का गठन हुआ है, ध्यान रखिएगा। और यह गृह युद्ध उस समय चल ही रहा था, 1975 से 90 तक गृह युद्ध चला। उसी के दौरान हिजबुल्लाह संगठन का गठन किया गया 1982 में, तो इसको ध्यान रखना है। और हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह का आधार मुख्य रूप से शिया बहुल जो बेका घाटी, मैंने अभी बताया था, बेका घाटी के दक्षिणी लेबनान और दक्षिणी बेरूत क्षेत्र में था। इसने अपने प्रयासों को ईरान के साथ निकटता से समन्वित किया, यानी इसने ईरान और इसका जो है नज़दीकी रही, और जिससे क्या हुआ कि पर्याप्त सैन्य समर्थन इसको ईरान से प्राप्त हुआ। इसने अपनी जनशक्ति को बड़े पैमाने पर अमल के असंतुष्ट युवा जो थे या अधिक कट्टरपंथी थे उन्होंने इसको जो है इस संगठन को सहायता दी। और 1980 के दशक के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ तेजी से परिष्कृत हमलों में भाग लिया और लेबनान के गृह युद्ध 75 से 90 में लड़ाई लड़ी, जिसमें बार बार अमल के साथ मारपीट हुई। उस दौरान हिजबुल्लाह कथित रूप से अपहरण और कार बम विस्फोटों सहित आतंकवादी हमलों में शामिल था। ध्यान रखिएगा, 1990 में एक सहमति व्यवस्था लागू होने के बाद गृह युद्ध समाप्त हो गया, जिसमें देश के कई धार्मिक संप्रदायों ने सत्ता साझा की थी, और इस समझौते को सीरियाई बलों द्वारा लागू किया जाना था, जो 1976 में देश के गृह युद्ध में शामिल हो गए थे। जैसे जैसे राजनीतिक माहौल बदला वैसे वैसे हिजबुल्लाह की विचारधारा और बयानबाजी भी बदल गई, और यह पहले तो ये हमले करते थे, उसके बाद धीरे धीरे यह पॉलिटिक्स में घुसने लगेगा और देश की पॉलिटिक्स को संचालित करने का प्रयास हिजबुल्लाह करेगा। तो ध्यान रखिएगा, 2009 में इजराइल के प्रतिरोध के साथ साथ ईरान के समर्थन का आह्वान करते हुए इसके अद्यतन घोषणा पत्र ने लेबनान में एक इस्लामी गणराज्य स्थापना के आह्वान को जो है, पहले तो इस्लामी गणराज्य की स्थापना जब ये इसका गठन हुआ तो इसका यह आधार था, लेकिन उसको जो है यह अपने लक्ष्य को छोड़ दिया और अपनी आदर्श सरकार के रूप में एक लोकतंत्र की पुष्टि की, जो सांप्रदायिक हितों के बजाय राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसी बीच हिजबुल्लाह उन कुछ मिलिशिया समूहों में से एक था जिन्हें गृह युद्ध के अंत में सीरियाई लोगों ने निरस्त नहीं किया था, और जब लेबनान ऐसे गुटों में विभाजित हो गया जो देश में सीरियाई भागीदारी का समर्थन या विरोध करते थे, तो हिजबुल्लाह ने सीरिया का दृढ़ता से समर्थन किया और सीरियाई भागीदारी का विरोध करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राफिक अल हरीरी की 2005 में हत्या के बाद सीरिया के खिलाफ एक लोकप्रिय प्रतिक्रिया ने लेबनान से अपनी सेना वापस लेने का फैसला किया। 8 मार्च 2005 को सीरिया द्वारा अपनी वापसी की घोषणा के कुछ दिनों बाद हिजबुल्लाह ने सीरिया के समर्थन में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली की तारीख के बाद में लेबनानी राजनीति में सीरिया समर्थक गुट के लिए उपनाम के रूप में काम आई। तो हिजबुल्लाह अगर बात करें तो 2000 में इजराइल की वापसी, दक्षिणी लेबनान में इजराइल के खिलाफ एक निरंतर गौरिल्ला अभियान जारी रखा, और सालों बाद 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने इजराइल की जेलों में बंद 3 लेबनानी लोगों को रिहा करने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने के प्रयास में इजराइल के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें कई इजरायली सैनिकों की मौत हो गई और 2 को इसने युद्धबंदी भी बना लिया था हिजबुल्लाह ने। तो इस कार्रवाई के कारण इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 34 दिनों तक युद्ध में चला था, और इसमें 1000 से अधिक लेबनानी मारे गए और लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हुए। तो इजराइल रक्षा बलों से लड़ते हुए एक ऐसा कारनामा जो किसी अन्य अरब मिलिशिया ने नहीं किया था, जैसे हसन नसरुल्लाह जो अभी इस समय ऊपर जा चुके हैं, जन्नत में जा चुके हैं, अरब जगत के अधिकांश हिस्सों में ये नायक बन के यहीं पर आए थे। नायक के रूप में इनकी नसरुल्लाह की स्थापना हो गई और जगत के अधिकांश हिस्सों में नायक बने। 2 साल बाद जुलाई 2008 में अपहृत सैनिकों के शवों को 5 लेबनानी कैदियों और लगभग 200 अन्य लोगों के शवों के बदले में इजराइल को इसने लौटा दिया था, और इससे क्या हुआ, इसकी छवि थोड़ा सा साफ सुथरी लोगों के नज़र में आई, हालांकि यह था नहीं लेकिन आई ही। तो लेबनानी राजनीति में हिजबुल्लाह की स्थापना कैसे हुई? 2006 युद्ध के बाद
महीनों में हिजबुल्लाह ने अपनी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल लेबनान की सरकार को गिराने के लिए किया, क्योंकि कैबिनेट में ज़्यादा सीटों की उसकी मांगें पूरी नहीं हुई थी। वह कैबिनेट में सीटों की मांग कर रहा था कि हिजबुल्लाह के जो समर्थक हैं वह ज़्यादा कैबिनेट में हिस्सा लेंगे, तो वह जब सफल नहीं हुआ तो वह सरकार गिराने के लिए प्रयासरत था। तो अगले वर्ष में लेबनानी राष्ट्रपति के कार्यकाल के अंत में उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए नेशनल असेंबली द्वारा प्रयास किए गए। एमिल लाहौद को 9 साल का कार्यकाल हिजबुल्लाह के नेतृत्व वाले विपक्ष मार्च 8 ब्लॉक और पश्चिमी समर्थित मार्च 14 ब्लॉक के बीच निरंतर सत्ता संघर्ष के कारण गतिरोध में था। तो विपक्ष द्वारा बहिष्कार, जो वीटो शक्ति की मांग करता था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, ने विपक्ष विधानसभा को 2/3 कोरम तक पहुंचने से रोक दिया। तो लाहौद का कार्यकाल नवंबर 2007 में समाप्त हो गया और राष्ट्रपति पद खाली रहा, क्योंकि गुटों के को उम्मीदवार और नई सरकार के स्वरूप पर आम सहमति बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो मई 2008 में बेरूत में हिजबुल्लाह बलों और सरकार समर्थकों के बीच झड़पें हुई। ये सब बहुत ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखिए कि जो हिजबुल्लाह है वह पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो गया और जो बहुत ही इसका बहुत अहम रोल था राजनीति में, और राजनीतिक में सक्रिय था ही, साथ में राजनीति का हिस्सेदार भी बन गया। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो जून 2011 में अंत में क्या लेबनान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष न्यायाधिकरण ने राफिक अल हरीरी की हत्या में 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी की वारंट जारी किए, जिनकी पहचान लेबनानी अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के सहयोगी के रूप में की थी। तो ध्यान रखिएगा, 2014 में इन संदिग्धों की अनुपस्थिति में सुनवाई शुरू हुई। अगस्त 2020 में सुनाए गए फैसले में केवल एक संदिग्धों को दोषी ठहराया गया और हिजबुल्लाह के नेतृत्व की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। तो इसको ध्यान रखना है। 2011 की शुरुआत में लोकप्रिय विद्रोह की लहर, जिसे अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, ने हिजबुल्लाह को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। टूनीसिया, मिस्र, लीबिया, बहरीन में क्रांतिकारी आंदोलनों की सराहना करने के बाद समूह ने अपने हितों को एक महत्वपूर्ण सहयोगी सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ एक समान आंदोलन से खतरे में पाया। जब पूरे सीरिया में विरोध प्रदर्शन फैल गया और नागरिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया, तो नसरुल्लाह ने असद के समर्थन में बात की, जो कि असद द्वारा सीरियाई विपक्ष को विदेशी साजिश के एजेंट के रूप में निंदा को दोहराता था। और 2016 में अंत में 29 महीनों का राजनीतिक गतिरोध समाप्त हुआ, जब हिजबुल्लाह के सहयोगी मिशेल औन को राष्ट्रपति चुना गया। तो ध्यान रखना है। उसके बाद में भी फिर उसके बाद क्या होता है कि 6 मई 2018 को लेबनान में 2009 के बाद से पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, यह भी ध्यान रखना है। और हिजबुल्लाह को किसी भी प्रमुख कैबिनेट पद पर सीधा नियंत्रण नहीं मिला था, ये सारी बातें थी। तो लेबनान के सामने आने वाले संकटों को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल को संघर्ष करना पड़ा और सरकार में भ्रष्टाचार और सरकार की प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थता के कारण निराशा बढ़ गई। और 2019 के अंत में पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसमें देश के शीर्ष अधिकारियों से इस्तीफा देने की मांग की गई। हालांकि हिजबुल्लाह ने विरोध प्रदर्शनों को हतोत्साहित करने और सरकार के किसी भी इस्तीफे का विरोध करने का प्रयास किया था। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, नसरुल्लाह ने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारियों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। हरीरी ने अक्टूबर के अंत में इस्तीफा दे दिया और जनवरी 2020 में यूनिटी सरकार की जगह एक टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट ने ले ली, जिसे 8 मार्च के गुट, ये सब पार्टियां हैं वहाँ की, 8 मार्च के गुट के समर्थन से नियुक्त किया गया था। हालांकि नई सरकार ने गंभीर वित्तीय स्थिति से निपटने का प्रयास किया, लेकिन 2020 में कोविड शुरू हो गया, तो इससे और चुनौतियां बढ़ गई और आर्थिक गिरावट बहुत भयंकर हो गई। उसके बाद IMF ने मना भी कर दिया इसको वित्तीय सहायता देने से। और 4 अगस्त को एक मशरूम बादल विस्फोट, जिसे अत्यधिक विस्फोट सामग्री के लापरवाह भंडारण और रखरखाव पर दोषी ठहराया गया, ने लेबनान की अर्थव्यवस्था के केंद्र बेरूत को भारी नुकसान पहुंचा दिया। तो इससे क्या हुआ, जनता में आक्रोश बढ़ गया, जनता का गुस्सा बढ़ गया और अगले सप्ताह पूरे टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा और नए कैबिनेट को नियुक्त करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। मई 2022 में मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में हिजबुल्लाह सहित राजनीतिक प्रतिष्ठान के प्रति अपनी निराशा दर्ज की, यानी इनको समर्थन नहीं दिया। और मार्च 8 ब्लॉक ने स्वतंत्र नए लोगों के विपक्ष में नेशनल असेंबली में अपना बहुमत खो दिया। फिर भी यह ब्लॉक संसद में प्रमुख बना रहा। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही होता है जहाँ पे आतंकी संगठन या कोई सेना संचालन करती है देश का, तो ऐसे ही होता है।
और अक्टूबर में ओन का राष्ट्रपति पद समाप्त हो गया, तो हिजबुल्लाह को उनके स्थान पर एक सहयोगी पूर्व राष्ट्रपति सुलेमान फ्रांजी के पोते के लिए समर्थन जुटाने में संघर्ष करना पड़ा और कार्यालय जो है अनिश्चित काल तक खाली रहा। अब शुरू होता है 2023 में इजराइल के साथ संघर्ष जो प्रारंभ हुआ, और आज 2024 में इसकी जो परिणति है उसको देखेंगे। तो 2023 में हिजबुल्लाह और आईडीएफ को लेबनान, इजराइल और सीरिया द्वारा दावा किए गए गोलन हाइट्स, जानते होंगे गोलन हाइट्स, पहले तो यहाँ पे फिलिस्तीनी आक्रमण हुआ था, गोलन हाइट्स और यहाँ पे तमाम, तो यहाँ पे एक पट्टी है जिसका नाम है सेवा फार्म पर टकराव का सामना करना पड़ा। गाजा पट्टी में एक सहयोगी फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बाद जो है हिजबुल्लाह ने अपने सीमा पार हमले तेज कर दिए और 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने जवाब में इजराइल हमास युद्ध शुरू किया था, जो अभी भी चल ही रहा है, समझ लीजिए। इजराइल हमास युद्ध शुरू किया और हिजबुल्लाह ने गाजा के पट्टी में जो है लड़ाई समाप्त होने तक इजराइल में गोलीबारी जारी रखने का संकल्प लिया। और 2024 में आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान में लक्षित हमलों के माध्यम से कई हिजबुल्लाह कमांडरों को मार डाला और इजराइल का नेतृत्व हमास के साथ अपने युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। लेकिन जैसे ही इजराइल ने महीने में अपना ध्यान तेजी से अपने उत्तरी सीमा की ओर बढ़ाया, इस हमले के कुछ दिनों बाद दक्षिणी लेबनान और बेरूत में इजरायली हवाई हमलों की झड़ी लग गई, जिसके बारे में इजराइल का कहना है इसमें हिजबुल्लाह का हथियार निशाना बना, लेकिन इसमें सैकड़ों लोग मारे गए जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। इजराइल कहता है कि हम हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और हिजबुल्लाह उधर से आक्रमण कर रहा है। अब क्या हुआ, 25 सितंबर को हिजबुल्लाह ने पहली बार मध्य इजराइल की ओर मिसाइल दागी, जिसका लक्ष्य क्या था, तेल अवीव था, तो ध्यान रखना। और हालांकि इसे इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको विफल कर दिया था। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट घटना 27 सितंबर को इजरायली वायुसेना ने बेरूत के दक्षिण में दही इलाके में, इस इलाके का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इस इलाके में नसरल्लाह को निशाना बनाकर 80 से ज़्यादा बम गिराए। और अगले दिन क्या हुआ कि उनका शव मिला और उनकी पहचान की गई और हिजबुल्लाह ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। तो जो आपके हिजबुल्लाह के कमांडर थे नसरल्लाह, उनका वो टारगेट बनाकर उनको नस्तनाबूद कर दिया इजराइल ने, और इसकी पुष्टि भी हिजबुल्लाह ने कर दी है। ये है नसरल्लाह हैं और ये अब जो है जहन्नुम में जा चुके हैं। और ये आपको ट्वीट है, किसका ट्वीट है, ये जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं, यानी इजराइल की जो सुरक्षा बल हैं, उनके द्वारा यह ट्वीट किया गया है कि बी सर्च्ड अप डिसमेंटल ऑन द इंटरनेट, दिस इज़ द पिक्चर दैट कम अप। तो यह उन्होंने पिक्चर रिलीज की है और इसमें दिया है कि किसको किसको उन्होंने डिसमेंटल और एलिमिनेट कर दिया। तो सबसे ऊपर टारगेट पे थे हसन नसरुल्लाह, ये सेक्रेटरी जनरल आप थे हिजबुल्लाह के चीफ थे। और ये फिर इसके बाद में इन्होंने यह जो है फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। फ्लो चार्ट में देखिए हर जगह डिसमेंटल यानी एलिमिनेटेड, इनकी समाप्ति की जा चुकी। एक लोग बचे हैं यहाँ पे, अबा अली रिदा कुछ नाम है इनका, तो ये बचे हुए हैं अभी, बाकी सारे जो है एलिमिनेट कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो इस तरीके से इजराइल और लेबनान का बहुत भयंकर संघर्ष और युद्ध चल रहा है। आतंकवाद को हर देश से ख़त्म करना चाहिए और इजराइल का डेडिकेशन जो है आतंकवाद को ख़त्म करने का, वह बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इजराइल लेबनान जो चल रहा है इसमें इसको आप किस तरीके के से देखते हैं। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है या व्यक्तिगत कोई ऐसी जो है लड़ाई है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अब हम लेबनान की जो है भौगोलिक विन्यास देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है लेबनान। तो इसका जो है हम जोग्राफिकल वो देखेंगे, क्या क्या इसमें ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर देखें तो क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं, तो इनको देखना है। तो लेबनान जैसा कि उत्तर और पूर्व में सीरिया है, दक्षिण में आपका इजराइल है, मैंने दिखाया मैप में, दक्षिण में बिल्कुल इजराइल है, और पश्चिम में आपका भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। किसी भी पर्वतीय क्षेत्र की तरह यहाँ का भौतिक भूगोल भी अलग है। लेबनान अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण है। यहाँ की जो मॉर्फोलॉजी है या क्लाइमेट है या वहाँ की जो मिट्टी है, वनस्पतियाँ हैं, छोटी छोटी दूरी के भीतर कुछ तीव्र और आश्चर्यजनक परिवर्तनों से गुजरती हैं, क्योंकि यहाँ जोग्राफिकल जो टोपोग्राफी है वह बहुत डाइवर्स है। तो इसको ध्यान रखना, 4 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को इसको विभाजित किया जा सकता है। जैसे भूमध्य सागर के किनारे जो एक संकीर्ण तटीय पट्टी है, संकीर्ण तटीय पट्टी
उस रूप में, और लेबनान में पर्वत है जिसको जबल लुबानान बोलते हैं। बेका अलबिका घाटी बताया मैंने, लेबनान पर्वत के समांतर चलने वाली एंटी लेबनान और हार्मोन पर्वत। तो इन सबको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इस मैप के माध्यम से देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो ये देखिए, ये है माउंट हरमोन पर्वत, और यहाँ पे यूएन फोर्सेस डिप्लॉयमेंट एरिया है। यहाँ पे ये है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जहाँ पे लगातार संघर्ष जारी है, इजराइल के द्वारा इसको कैप्चर किया, ऑक्युपाइड किया गया है, और यहाँ पे फिलिस्तीनी आक्रमण भी होता रहता है, इधर लेबनान भी करता रहता है। गोलन हाइट्स को लेकर ही ज़्यादा मेन मुख्य विवाद यहीं पे है। तो माउंट हरमोन को ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, जैसे यहाँ लितानी नदी है, और इसी नदी पर जो हाइड्रो पावर है वह है, आपको यह भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे बराडा नदी है, इब्राहिम नदी है, बेरूत नदी भी है, लितानी नदी से बहते हुए ओरनटोस नदी ही या भी मुख्य नदी है, और एक यहाँ पे लेक कोयटना हमास है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे चीज़ आपको अच्छी से ध्यान रखनी है। लेक कैरोन भी है। तो यह तटीय मैदान जो है सकरा और असंतत है, यानी डिसकंटिन्यूड है या डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान रखिएगा, लगातार नहीं है। इसे कटा फटा, जैसे आपका पूर्वी जो तट है, भारत का पूर्वी तट, वैसे ही यह भी है। तो तटीय मैदान सकरा और असंतत है, जो कई जगहों पर लगभग गायब हो जाता है, और यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ और समुद्री तलछट से बना है, जो अचानक चट्टानी समुद्र तटों और रेतीली खाड़ियों के साथ बदल जाता है और आमतौर पर उपजाऊ होता है। सुदूर उत्तर में यह अक्कर मैदान बनाने के लिए फैलता है। तो ध्यान रखिए, मैदान का नाम भी आप ध्यान रखिए। बर्फ से ढका लेबनान के पहाड़ जो हैं, देश के परिदृश्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में एक है, और तट से खड़ी चढ़ाई पर स्थित यह पर्वतमाला चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की एक रिज बनाती है। रिज क्या होती है? जो घाटी, आप समझ लिए रिज, जो यहाँ पे जब जमीन का धसाव या फट जाता है तो उसको रिज बोलते हैं। और इसमें क्या, जैसे आप महान रिफ्ट घाटी है, रिज है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यह रिज बनाती है जो सकरी और गहरी घाटियों से कटी हुई है, और यह लगभग 100 मील 160 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई 6 से 35 मील यानी 10 से 56 किलोमीटर तक है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कुर्नत अल उत्तर में सवदा है, सवदा, जहां लेबनान के प्रसिद्ध देवदार शिखर की छाया में उगते हैं, देवदार वृक्ष यहाँ पे उगते हैं। यह श्रृंखला फिर धीरे धीरे दक्षिण की ओर झुकती है और फिर एक दूसरे शिखर पर पहुंचती है, माउंट सैनिन। माउंट सैनिन में जाने के बेरूत के उत्तर पूर्व में है, और दक्षिण की ओर की यह पर्वतमाला जो है पश्चिम की ओर शाखाएं बनाती हुई सूफ पर्वत बनाती हैं, सूफ पर्वत बनाती हैं, और अपने दक्षिणी छोर पर गैलीली की पहाड़ी को रास्ता देती हैं जो निचली हैं। ध्यान रखिएगा, बेका घाटी पश्चिम में लेबनान पर्वतमाला और पूरब में एंटी लेबनान पर्वतमाला के बीच स्थित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर ये पूरब और पश्चिम, इधर होगा पूरब, ये पश्चिम, यहीं बीच में जो है बेका घाटी है, और इसकी उपजाऊ मिट्टी दोनों ओर के पहाड़ों में जलोढ़ जमाव से बनी है। लगभग 110 मील यानी 180 किलोमीटर लंबी और 10 से 26 किलोमीटर चौड़ी यह घाटी महान घाटी का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, महान घाटी जो अफ्रीका में रिफ्ट वैली है उसी का हिस्सा है। पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली का यह हिस्सा है। दक्षिण में बेका पहाड़ी और उबड़ खाबड़ हो जाती है, जो माउंट हरमोन की तलहटी में मिल जाता है। जबल अलशेख को ऊपरी भाग के बनाने के लिए जॉर्डन घाटी है। द एंटी लेबनान रेंज या पर्वतमाला, जिसको बोलते हैं अल जबल अलसर की, उत्तर में एक ऊंची चोटी से शुरू होती है और दक्षिण की ओर ढलान करती है, जब तक कि यह माउंट हरमोन, जो कि जिसकी ऊंचाई देख लीजिए 28-14 मीटर है, द्वारा बाधित नहीं हो जाता। और लेबनान की नदियां हालांकि बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्दियों में बहने वाली तेज धाराएं हैं जो लेबनान के पहाड़ों की पश्चिमी ढलानों से बहती हैं। इसका एकमात्र अपवाद है हैलीटानी नदी, और जो बालाबक के प्रसिद्ध खंडहरों के पास से निकलती है और बेका में दक्षिण की ओर बहती हुई ऐतिहासिक टायर शहर है, भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। दो अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं इसमें, दो रिवर्स और हैं, ओरंटेस और कबीर। इसका नाम बस आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें लेबनान में, तो जातीय भाषाई संरचना क्या है, वहाँ की कौन कौन सी जातियाँ हैं, तो लेबनान का समाज विविधतापूर्ण है, जिसमें कई जातियाँ, धार्मिक और रिश्तेदारी समूह शामिल हैं। लंबे समय से चली आ रही संबद्धता और स्थानीय सांप्रदायिकता वर्तमान क्षेत्रीय और राजनीतिक इकाई के निर्माण से पहले की हैं और उल्लेखनीय दृढ़ता के साथ जीवित हैं। जातीय रूप से देखें तो लेबनानी एक मिश्रण बनाते हैं, जिसमें फोनेशियन, ग्रीक, अर्मेनियाई और अरब तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बड़े लेबनानी समुदाय के भीतर अर्मेनियाई और कुर्द
कुर्द बहुत बड़े लड़ाके होते हैं, ध्यान रखिएगा। कुर्द आबादी सहित जातीय अल्पसंख्यक भी मौजूद हैं। अरबी आधिकारिक भाषा है, हालांकि आबादी का छोटा हिस्सा अर्मीनियाई या कुर्द भाषा है। फ्रेंच और अंग्रेजी भी बोली जाती है। सीरियाई भाषा का प्रयोग कुछ चर्चों में किया जाता है। मैरोनाइट्स के द्वारा, जो पूर्वी रीत का पालन करने वाले रोमन कैथोलिक हैं, उनके द्वारा सीरियाई भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अब लेबनान की धार्मिक संरचना देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेबनान की सामाजिक संरचना की सबसे विशिष्ट विशेषता जो है, इसकी विविध धार्मिक संरचना है। 7वीं शताब्दी से लेबनान से सताए गए ईसाई और मुस्लिम समूहों के लिए शरणस्थली के रूप में काम किया लेबनान ने। और चूंकि लेबनान में धर्म और सरकार गहराई से और औपचारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए देश के धार्मिक समुदायों का सापेक्ष अनुपात और अत्यधिक संवेदनशील मामला है। हालांकि 1932 के बाद से कोई आधिकारिक जनगणना नहीं हुई है और लेबनान की धार्मिक संरचना को दर्शाने वाले डेटा परिवर्तनशील हैं। सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो यहाँ पे शिया मुस्लिम और सुन्नी मुसलमान ये दोनों हैं, जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 1/4 से अधिक है। और मारोनाइट्स एक आपके रोमन कैथोलिक पूर्वी संस्कार समूह जो इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ जनसंख्या का 5वां हिस्सा बनाता है। कई अन्य ईसाई समुदाय भी मौजूद हैं, जिसमें शामिल हैं ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक कैथोलिक और ड्रूज आबादी का एक छोटा प्रतिशत है। लेकिन लेबनानी समाज में एक प्रभावशाली ये भूमिका निभाते हैं कौन? ड्रूज। और एक बहुत छोटा है यहूदी भी हैं। तो छोटे हिस्से में यहूदी अल्पसंख्यक मान लीजिए, ड्रूज भी हैं अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण अपना जो है डोमिनेंस रखते हैं। अब लेबनान में जो खनिज हैं और उनको देखेंगे तो लेबनान में खनिज संसाधन कम है, लेकिन यहाँ पे उच्च श्रेणी के लौ एस्क पाए जाते हैं, आयरन ओर्स, और लिग्नाइट यानी कोयले का लिग्नाइट भंडार भी है, और इमारती पत्थर की खदानें भी हैं। कांच के निर्माण के लिए उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाली रेत है यहाँ पे, और चूना है, चूना पत्थर। और लिटानी नदी जल विद्युत परियोजना से बिजली पैदा होती है और इससे कृषि के लिए सिंचित भूमि की मात्रा में वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखना है। और लेबनान के बिजली नेटवर्क और सुविधाएं देश के गृह युद्ध के दौरान 20वीं सदी और अंत में 21वीं सदी के शुरुआत में समय समय पर युद्ध के दौरान किए गए इजरायली हवाई हमलों द्वारा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो बिजली नेटवर्क भी यहाँ था, इजराइल के द्वारा नष्ट कर दिया गया है यह भी। अब देखिए आगे क्या स्थिति होती है लेबनान की। लेबनान की स्थिति क्या होती है, इजराइल की स्थिति क्या होती है, अभी तो यह संघर्ष जारी है। और आगे जो भी इसमें महत्वपूर्ण डिबेट होगी, महत्वपूर्ण चर्चा होगी, महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होंगे उनकी चर्चा हम करेंगे। आपको कमेंट में बताना है, क्या लेबनान में कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में कोई ऐसा स्थल जो लेबनान का हो, वह सूचीबद्ध हो, वह कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और आगे की जो भी घटनाक्रम होंगे कभी अगले पॉइंट में चर्चा करेंगे। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो, लेकिन कभी भी आतंकवाद का हम समर्थन नहीं करते। तो इसलिए आतंकवाद की समाप्ति हो और विश्व में शांति स्थापित हो, इसी कामना के साथ आज की चर्चा हम करेंगे। इस बात सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।